नमस्कार, शाश्वत गुरुजी कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे संस्थान में पटवारी एग्जाम के लिए 100 नंबर का एक टेस्ट कराया गया था, जो मेरे द्वारा अपने यूट्यूब चैनल पर भी उसको कराया जा रहा है। ये जो आपका पेपर है ये इजी टू आपके मॉडरेट लेवल से हो सकता है। इसमें हमारे द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन आपके लोक संस्कृति से दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं और जो क्वेश्चन आपके आगामी सभी पेपरों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास रहा कि कौन से अनुच्छेद के तहत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। अब देखिए, आपका जो क्वेश्चन है कि कौन से अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे संविधान का जो 17वां भाग है, 17वें भाग में हमारे भाषा से संबंधित 343 से 351 तक के अनुच्छेद हैं, जो सभी आर्टिकल हमारे भाषाओं से संबंधित हैं। अगर मैं इसी की बात करूं कि आपका जो राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, तो आप कह सकते हैं राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को किया गया था। ठीक है, यहीं पर अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल 120 किससे संबंधित है, तो ये आपका संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। और आर्टिकल 210 किससे संबंधित है, तो ये आपका विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौशल के आधार पर भाषाओं के प्रकार बताओ। तो याद रखिएगा, कौशल के आधार पर अगर बात करें भाषाओं की, कि कौशल का अर्थ यहाँ पर होता है सीखने के आधार पर। अगर आप सीखने के आधार पर भाषाओं की बात करें, तो सीखने के आधार पर भाषा 4 प्रकार की होती है, जिसको आप कह सकते हैं कौन कौन सा। मैं उसके लिए एक ट्रिक लिख दे रहा हूं, जिसको जाना जाता है आपका सुगो पली के नाम से। यहां पर सु का अर्थ क्या हो गया, तो याद रखिएगा सुनना। बो का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, तो याद रखिएगा बोलना। प का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया, तो याद रखिएगा पढ़ना। और ली का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया आपका लिखना। तो कौशल के आधार पर भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। अगर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव दिया। अगर बात करें कि आपका जो पंचम अक्षर है, जो पंचमाक्षर होता है, उसके स्थान पर कि अनुस्वार का सुझाव करने, अनुस्वार का हम प्रयोग करें, ये सुझाव किसने दिया था। तो अगर बात करें जो सुनीत कुमार चटर्जी हैं, इन्होंने हमें सुझाव दिया था कि आप हिंदी में देवनागरी लिपि के स्थान पर किस लिपि का प्रयोग कर सकते हैं, तो याद रखिएगा रोमन लिपि का। इसके अलावा बात करें काका साहब कालेकर की, तो काका साहब कालेकर ने हमें सुझाव दिया था कि हम क्या कर सकते हैं कि अ की 12 खड़ी का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं गोरख प्रसाद की बात करूं, तो गोरख प्रसाद ने हमको दिया था कि हिंदी में हमेशा जो आपकी मात्राएं होंगी वो कौन सी ओर आएंगी, तो याद रखिएगा दाहिनी ओर आएंगी। लेकिन आपको जो पंचम अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का जो प्रयोग का सुझाव दिया, वो हमको दिया था किसने, तो याद रखिएगा श्याम सुंदर दास जी ने दिया था। यहां पर आपका ये वाला जो आपका ऑप्शन था, ये थोड़ा सा क्या हो चुका था, मिस टाइप हो चुका था। इस देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। इस जो पंक्ति है, यह आपका शब्द शक्ति के आधार पर कि इसमें कौन सा भेद है। सबसे पहले हम अगर बेसिक बात करें कि शब्द शक्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है, तो शब्द शक्ति के आधार पर शब्द होता है 3 प्रकार का, जिसमें पहला भेद है जिसको आप क्या जानते हैं, अभिधा के नाम से। अभिधा का अर्थ आप कह सकते हैं कि जहां पर आप क्या करते हैं, किसी भी वाक्य का बिल्कुल सिंपल अर्थ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि मोहन मोहन जाता है, यहां पर जो आपका वाक्य है
आप इसका बिल्कुल क्या लेंगे, एक सीधा अर्थ लेंगे या सिंपल अर्थ लेंगे। तो जहां पर आप किसी वाक्य का सिंपल अर्थ लेते हैं वो आपकी अभिधा शब्द शक्ति होती है। इसके अलावा अगर बात करें लक्षणा शब्द शक्ति की, तो जहां पर आप उस वाक्य का कुछ एक विशेष अर्थ लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। जैसा आपको यहां दिया गया, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। तो यहां पर जो सिंह का अर्थ है आप किससे लेंगे, तो याद रखिएगा वीर व्यक्ति से, और जो गीदड़ का अर्थ है वो यहां पर आप किससे लेंगे, तो कायर व्यक्ति से। ठीक है, तो आपके चौथे क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी, कि शब्द शक्ति के आधार पर ये आपका कौन सा भेद हो गया, तो याद रखिएगा ये आपका कौन सा भेद है, लक्षणा भेद है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि हिंदी भाषा में कुल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। अगर यहां पर आपसे पूछता कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो याद रखिएगा कि हिंदी भाषा में सर्वनाम आपका, तो याद रखिएगा 6 प्रकार का होता है। लेकिन अगर सर्वनाम की संख्या पूछेगा तो याद रखिएगा सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, हमारे पास टोटल 11 होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास क्या है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, डी हो गया। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही आपका क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि कक्षा में शोर मचाने वाले तुम आज शांत क्यों हो। यहां पर आपसे पूछा है कि ये पदबंध के आधार पर कौन सा भेद है। देखिए, हम जब देखते हैं कि आपका जो सबसे पहले बात करें अगर पदबंध की, तो पदबंध हम किसको कहते हैं कि जहां पर आपके बहुत सारे शब्द मिलकर सिर्फ एक शब्द का काम करें तो उसे क्या कहा जाता है, पदबंध कहा जाता है। जैसे इस वाक्य में अगर मैं बात करूं तुम आज शांत क्यों हो, तो इस वाक्य का अर्थ उतना ही रहेगा कि आज आखिर तुम शांत क्यों हो। लेकिन यहां पर क्या दिया गया है कि कक्षा में शोर मचाने वाले तुम, तो यहां पर जो आपका कक्षा में शोर मचाने इतने शब्दों का प्रयोग हुआ है ये सिर्फ किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, आपके तुम की ओर इशारा कर रहे हैं। और तुम अपने आप में क्या है, एक सर्वनाम शब्द है, तो इसलिए यहां पर कौन सा पदबंध होगा आपके पास, सर्वनाम पदबंध। एक बात को और ध्यान रखिएगा कि पेपर में आपको क्या देता है, उस शब्द को क्या देता है, हाईलाइट करके देता है। और आपका जो शब्द हाईलाइट होता है तो उससे आप एक चीज समझ सकते हैं कि जहां पर लास्ट शब्द आपका हाईलाइट है, अगर वो आपका संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध होगा, वो आपका सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध होगा, वो आपका विशेषण है तो विशेषण पदबंध होता है, वो आपका क्रिया है तो क्रिया पदबंध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम के बीच का कोण क्या है। यहां पर आपका होना चाहिए था कि दक्षिण पश्चिम के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। ये बहुत बार आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में प्रयोग होता है कि दक्षिण पश्चिम के बीच का कोण किसे कहते हैं। आपका पूछा जाएगा कि पूरब और उत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि आपको सबसे पहले ऐसे आपको दिशा पता होनी चाहिए। ये आपका पूर्व दिशा हो गया, ये आपका पश्चिम दिशा हो गया, ये आपका उत्तर दिशा हो गया और ये आपका दक्षिण दिशा हो गया। तो याद रखिएगा कि आपसे पूछा गया है दक्षिण पश्चिम के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो दक्षिण पश्चिम के बीच का जो कोण है इसको आप कहते हैं किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसको जाना जाता है नैऋत्य के नाम से। आपसे पूछेगा उत्तर पूरब के बीच के कोण को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ईशान कहा जाता है। आपसे पूछेगा पूर्व दक्षिण के बीच के कोण को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है आग्नेय कोण कहा जाता है। आपसे पूछेगा उत्तर पश्चिम के बीच के कोण को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा वायव्य कोण कहा जाता है। आपका पेपर में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत बार आपका क्या होता है, प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है चिरंतन का विलोम क्या है। अगर मैं बात करूं चिरंतन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो चिरंतन शब्द का मतलब हो गया जो लगातार चला आ रहा है। ठीक है, तो इसका यहां पर आपका विलोम क्या होगा, नस्वर। नस्वर का मतलब होता है जिसका क्या होने वाला हो, नाश होने वाला हो। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आपके पास आंसर क्या होगा? तो 8वें का आंसर आपके पास क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 9वां क्वेश्चन हम की ओर चले कि कौन सा शब्द निम्न में से शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास सामने दिख रहा है कि कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। तो देखिए, बहुत बार हमें ये पता होता है कि हम कैलाश कैसे देखते हैं। हम बहुत बार कैलाश में ये वाला सौ देखते हैं, जबकि ये अपने आप में क्या अशुद्ध है। कैलाश शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाता है। इसके अलावा जो छिंद्रावेशी है, ये भी अपने आप में क्या लिखा गया है? शुद्ध रूप में लिखा गया है। यहाँ पर देखते हैं, हम बहुत बार द्वारिका पढ़ते हैं, लेकिन जो शुद्ध रूप होता है वो आपका क्या होता है? द्वारका। चौथा देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है? निरोग लिखा गया है। लेकिन निरोग को कैसे लिखा जाता है? तो याद रखिएगा, इसमें बड़ी ई की मात्रा आती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपको, तो आपकी एक संधि का प्रयोग होता है कि यदि आपका विसर्ग से पहले क्या हो? छोटी ई हो, और विसर्ग के बाद आपका क्या आया हो? रॉ आया हो, तो ये छोटी ई आपके किस में बदल जाती है? बड़ी ई में बदल जाती है। तो इसका अगर मैं आपको बताऊं विग्रह क्या बनेगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको आप निह प्लस क्या लिख देंगे? रोग लिख देंगे। और तो जैसे ही इसमें संधि होगी तो आपका क्या हो जाएगा? निरोग हो जाएगा। आपका निरोग हो गया, नीरज हो गया। ये बार बार आपके पेपर में संधि से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में समास का मिलान करो। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको मिलान करना होगा, तो सबसे पहले आप उसमें देखिएगा कि आप कौन से ऑप्शन से आप समझ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में जल्दीबाजी ना करके आप एलिमिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, जैसे मैंने देखा कि इसमें मेरे को मनमत दिख रहा है, जो अपने आप में एक क्या है? बहुत इजी है। अगर मैं बात करूं मनमत, तो मनमत कहते किसको हैं? ये कहते हैं आपका किसको? कामदेव को कहा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर कामदेव को कहा जाता है तो किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, तो आपका बहुव्रीहि समास होगा। इसके अलावा देखो, आपको क्या दिया गया है? हाथों हाथ दिया गया है। जब समास में याद रखिएगा कि पहला शब्द और दूसरा शब्द बिल्कुल समान हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है? अवयवी भाव समास होता है। जैसे आप कह सकते हैं हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, धड़ाधड़, ऐसे शब्द। तीसरा आपको दिया गया है कि काली मिर्च में कौन सा समास है। देखिए, यहां पर आपको मिर्च की क्या बताई गई है? विशेषता बताई गई है कि मिर्च कैसे रंग की है? काली रंग की है। तो आप आराम से बता सकते हैं कि जहां पर एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है, तो वो हमेशा कौन सा उदाहरण होता है? आपका कर्मधारय समास का। और आपका जो दही बड़ा है क्या है? ये किसका उदाहरण हो जाएगा? तत्पुरुष समास का। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे का तीसरा कौन से उसमें है? इसमें है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, रिक्त शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश का कि कौन सा शब्द इसमें सही है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पुरानी प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है कि जो रिक्त शब्द है ये मेनली किस लिए प्रयोग होता है? तो पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली जो संपत्ति होती है उसको आप क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसको रिक्त कहा जाता है। और ये अनेक शब्दों के लिए आपका एक शब्द है। अगला 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि यमाता राजभानस लगा, छंद गणना के सूत्र में गणों की संख्या कितनी है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है, जो आपका सचिवालय सुरक्षा कर्मी के पेपर में आया हुआ था। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे सिलेबस में छंद नहीं है तो छंद पेपर में नहीं आएगा। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि छंद में अगर मैं गण की बात करूं कि गणों की संख्या कितनी है, तो आप पहली चीज याद रखिए, गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। जैसे आपको ये सूत्र दिखा, तो आपको पहला शब्द क्या है? यो है। तो इसका मतलब पहला गण कौन सा हो जाएगा? यगण हो जाएगा। दूसरा मो है तो क्या हो जाएगा? मगड़ हो जाएगा। तीसरा तो है तो तगड़ हो जाएगा। चौथा रो है तो रगड़ हो जाएगा।
लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज में रहते हैं कि यगड़ मगड़ तगड़ आखिर ये है क्या। तो देखो, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये यगड़ क्या है, तो ये आपको मेनली किसका बोध कराता है, उस शब्द की मात्राओं का बोध कराता है। देखो, जैसे अगर मैं कहूं यगड़ में कितनी मात्राएं होंगी, तो आप इस य को देखेंगे और उसके बाद दोनों को उठाएंगे। आपने क्या देखा, य माता, आपने ये देखा। फिर मैं आपसे कहूंगा कि य जो है वो ह्रस्व स्वर है क्योंकि ओ आ रहा है इसमें, तो इसकी मात्रा कितनी होगी, एक। ये माँ है, इसमें आपका क्या आ रहा है, दीर्घ स्वर, इसकी मात्रा कितनी होगी, दो। इसमें भी आपका दीर्घ स्वर आ रहा है, इसकी मात्रा कितनी होगी, दो। तो यगड़ की मात्राएं कितनी होती हैं, एक, दो और दो। अगर इसी से आगे देखें तो दूसरा आपको क्या दिख रहा है, दूसरा आपका क्या होता है, मौ से है तो उसको आप मगड़ कह सकते हो। अब मगड़ में कितनी मात्राएं होंगी, तो पहले आप मौ को लिखोगे, उसके दो बाद को लिखोगे, तो आपके पास क्या है, माँ, फिर क्या है आपके पास ता, फिर आपके पास क्या है, रा है। ठीक है, तो आपने इसी से क्या बनानी होती हैं, मात्राएं बनानी होती हैं। तो सिंपल सा अगर मैं आपसे कहूं कि यमाता राजभानस लगा में गणों की छंद गणना के सूत्र के आधार पर इसमें गणों की संख्या कितनी है, तो कितनी होती है, 8 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म अशुद्ध है। देखो, उपाध्याय का ऊझा होता है, अग्निष्ठ का आपका अंगीठी या अंगीठा होता है, ये आपका याद रखिएगा। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ये स्वसुराल्य है जिसका ससुराल होता है। और जो आपका घोटक शब्द है, इसका आपका यहाँ घोटना दिया है जबकि ये अशुद्ध है, और घोटक का आपका क्या हो जाता है, घोड़ा हो जाता है। ठीक है, तो 13वें क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वें क्वेश्चन की ओर चले। तो निम्न में से कौन सी जो आपका संधि है वो आपकी सही नहीं है। अगर देखो, संधि जो है ये अपने आप में हर पेपर में आती है। अभी आप ईओ का पेपर देंगे, आप दरोगा का पेपर देंगे, तो वहां संधि आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। हम सिर्फ इतना ही याद करते हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे का पहला वर्ण। क्या आप संधि को किसी ट्रिक से समझ सकते हैं, इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा पूरी, जो आपको क्या मिलेगी, इसी चैनल पर मिलेगी। अब देखिए, इसमें अगर मैं पहचानूं क्या बृहस्पति में आपका विसर्ग संधि है, तो ये बिल्कुल सही है। बृहस्पति कैसे लिखते हैं, तो याद रखिएगा, ये आपका क्या हो जाता है, ब्रह प्लस क्या हो जाता है, पति हो जाता है। जहां पर या विसर्ग के बाद क्या आ जाए, आपका प आ जाता है, तो यहां पर आपका ये वाला 100 क्या लग जाता है, आधा लग जाता है। तो ये पूरा क्या है, सही है। इसके बाद अगर बात करें क्या तृष्णा में व्यंजन संधि होती है, तो आपने चेक किया कि तृष्णा क्या हो जाता है, आपका त्रिस प्लस क्या हो जाता है, ना हो जाता है। लेकिन हम लोग एक कंफ्यूज में रहते हैं कि यहां पर आपका ना की जगह अणो क्यों आ जाता है। आपका व्यंजन संधि में एक नियम होता है कि यदि पहले शब्द में आपका कहीं पर 100 आया हो और दूसरे शब्द में कहीं पर भी आपका 9 आया हो, तो ये 9 किस में बदल जाता है, अणों में बदल जाता है। इसके जो आपके एग्जाम्पल होते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं रामायण, जैसे आप कह सकते हैं भूषण, जैसे आप कह सकते हैं नारायण, वो सारे एग्जाम्पल क्या है, इसी के हैं। अब यहां पर आपने देखा स्वाभिमान में कौन सी संधि है, क्या स्वाभिमान में यण संधि है। तो बहुत बच्चों ने आज पेपर में इसको क्या करा था, आपका सु प्लस क्या करा था, अभिमान करा था, और उन्हें लगा था इसमें यण संधि होगी। लेकिन सु मीन्स क्या हो जाता है, अच्छा, और अभिमान मीन्स क्या हो जाता है, अभिमान। क्या अच्छा अभिमान ही आपका स्वाभिमान कहलाएगा, तो ये आपका गलत है। स्वाभिमान का मतलब होता है अपना अभिमान। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसको क्या करेंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, स्व प्लस क्या हो गया, आपका अभिमान। स्व अभिमान का मतलब क्या हो जाता है, अपना अभिमान। यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी अ है, तो यहाँ पर अ और अ मिलकर क्या बनाते हैं, आपका आ बनाते हैं। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, आपके पास दीर्घ संधि हो जाएगी। तो याद रखिएगा, जो आपका 14वां क्वेश्चन है इसका आपका आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी।
इसके बाद हम देखते हैं 15वां क्वेश्चन। जो अलंकार टॉपिक है वो भी आपके बहुत बच्चों के लिए क्या रहता है कि माइंड में क्या रहता है, थोड़ा सा इस टॉपिक के लिए डर रहता है कि हम अलंकार आखिर करें कैसे। आप लोग सिर्फ क्या पढ़ने लग जाते हैं कि आपने पढ़ा उपमा अलंकार, सा सी से सम सदिश करके, आपने पढ़ा उत्प्रेक्षा अलंकार, मनु मानो जनु जानो पढ़ा। आपने जब ऐसा पढ़ा होता है तो आप ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा क्या करके आते हैं, गलत करके आते हैं। यहां पर आपने सीधे सम देखा और आपने सीधे क्या मार दिया, उपमा अलंकार। लेकिन आप अलंकार जब भी पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम दीजिए और उसके अन्य भेदों को भी पढ़िए। यहां पर देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है कि भारत के सम भारत है। अब अलंकार में याद रखिएगा दो शब्द आपके पास आते हैं, एक उपमेय होता है और दूसरा आपके पास क्या हो जाता है, उपमान होता है। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाती है और उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा आप जिसकी तुलना कर रहे हो उसको आप उपमेय कहते हैं और जिसके साथ कर रहे हो उसे उपमान कहते हैं। लेकिन अगर आप उपमेय की तुलना आप उपमेय के साथ ही कर दे, यानी कि आप बोल सकते हैं आप जिस शब्द की तुलना कर रहे हैं अगर आप उसी शब्द के साथ तुलना कर देते हैं तो वहां पर आपका अनन्वय अलंकार होता है। ये आज बहुत सारे बच्चों ने पेपर में क्या किया हुआ था, गलत किया हुआ था। जैसे आपसे पूछ देगा कि भारत के सम भारत है, तो यहां पर याद रखिएगा आपने भारत की तुलना किसके साथ कर दी, भारत के साथ। तो आपका जो उपमेय है आपने उपमेय की तुलना ही उपमेय के साथ कर दी, तो ये आपका कौन सा अलंकार होता है, अनन्वय अलंकार। इस अलंकार के लिए भी एक मैं डिटेल वीडियो आपकी इसी चैनल पर बनाऊंगा जो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। अगला आपके पास क्वेश्चन है कि निम्न में से आप क्या बताइए, असंगत बताओ। ये थोड़ा सा क्या है, हमारी संस्कृति से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन। इसको देखते हैं कि आपका है, देखो आपका क्वेश्चन आया है कि असंगत बताओ। देखो काऊ गोरुक दूध पछाड़न, आपने बहुत बार पहाड़ी में सुना होगा कि काऊ गोरुक दूध पछाड़न को क्या कहते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं कि मैं तो अपनी गाय का पहचान लेती हूँ, दूध भी पहचान लेती हूँ। इसका मतलब कि मैं अपने गाय की, मैं अपने छोटे से छोटे गुणों को भी क्या कर लेती हूँ, पहचान लेती हूँ। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है ना इजाह क्यों ना बाबू डाक्यू। इसका मतलब ना वो इजा के कहने डरता है ना वो अपने बाजू के कहने डरता है। इसका मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल क्या है, निरंकुश व्यक्ति है। तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है काठक खुट और लुआ कपाऊ, कि मतलब उसका जो पैर है वो किसके हैं, लकड़ी के हैं और सिर किसका है, लोहे का है। इसका मतलब तब भी वो बहुत क्या है, अत्यधिक परिश्रमी व्यक्ति है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है उजड़न बखत किरमाऊ पांख लागन, तो यानी कि उजड़ते समय किरमाऊ को क्या लगते हैं, पंख लगते हैं। जैसा यहाँ पर दिया गया है कि उजड़ते समय चींटी को पंख लगते हैं, तो इसका मतलब होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो याद रखिएगा इसमें आपको असंगत बनाना है, तो इसका कौन सा आंसर होगा असंगत, ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपके पास, डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपको 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा युग्म आपका सही है। देखिए इस वाले को अगर बात करें तो ठौर किसे कहते हैं। आपने बहुत बार पहाड़ी में सुना होगा कि आपका घर में बहुत लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, कहते थे उन्होंने बोल दिया तेरी ठौर खाली है, जो बोलते हैं। इसका मतलब ठौर का मतलब क्या हो जाता है, यहां पर इसको बोलते हैं, ठौर का मतलब हो जाता है आपका स्थान। दूसरा आपका हो गया छिड़, छिड़ आपके कुमाऊं में क्या कहा जाता है, पानी के स्रोत को। फिर याद रखिएगा बैग किसको कहते हैं, पति को कहते हैं। और चौथा आपका बौ किसको कहते हैं, भाभी को कहते हैं। तो याद रखिएगा जो बौ वर्ड है एक गढ़वाली वर्ड है, अर्थात 4 के 4 आपके सही हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सभी सही कर सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 17वां है इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आप क्या कह सकते हैं, सभी क्या कह सकते हैं, सही कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन आपके पास पहुंचा है। 18वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था या किस रचना के लिए दिया गया था। तो याद रखिएगा हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा की दौड़
जो इनकी रचना है इसके लिए इनको क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस वर्ष दिया गया था, तो याद रखिएगा ये दिया गया था 1982 में दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चों ने क्या किया हुआ था, आज ऑफलाइन टेस्ट हुआ था जिसमें बहुतों ने इसका आंसर क्या दे दिया था, आपका गलत कर दिया था। क्योंकि आप जब क्या करते हो, हिंदी के आप ग्रामर के नियम को रटने लग जाते हो तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कर जाते हो, थोड़ा सा भूल जाते हो। इसमें देखा कि मोहन ने सोहन को कंबल दान दिया। अब इसमें पूछा है कि कर्म के आधार पर भेद पूछे हैं। अभी तक सब बच्चे यही पढ़ते हैं कि आप क्रिया के आगे से एक बार क्या लगा दो और एक बार क्या लगा दो, किसको लगा दो। अगर दोनों में आंसर मिल जा रहा है तो आपकी कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। और अगर दोनों में अलग अलग आंसर मिल रहा है तो वो आपकी द्विकर्मक क्रिया हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपने क्रिया पहचाना कि आपको दिया गया है दान दिया, तो आपने लगाया क्या क्या दिया, तो आपको आंसर मिला क्या दिया, कंबल। तो यहाँ पर एक कर्म आपके पास ये हो गया। दूसरा आपने लगाया किसको दिया, तो आपको आंसर मिला सोहन को। लेकिन बच्चों ने इसको सबने क्या कर दिया था, द्विकर्मक। लेकिन एक पॉइंट, जब आप संप्रदान कारक पढ़ते हो तो वहां एक चीज याद रखना कि जहां आपको दान देने की बात करते हो और वहां अगर आपका को कारक चिन्ह लगा हुआ है तो वो आपका कर्म नहीं होता, वो आपका क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। तो इस वाक्य में आपके कितने कर्म हैं, वाक्य सकर्मक तो है लेकिन दो कर्म नहीं होके इसमें कितने कर्म हैं, एक कर्म है। ठीक है, तो 19वें का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अशुद्ध युग्म को बताओ। देखो ये आपके जो रचनाकार हैं ये थोड़ा सा आपके कुमाऊनी रचनाकार हैं जो आपके अल्मोड़ा जनपद से क्या है, संबंधित हैं। पहली बात करें बंशीधर पाठक, जिनका एक उपनाम भी है, इन्हें क्या कहा जाता है, जिज्ञासु कहा जाता है। तो क्या इनकी रचना शिशौण है, तो बिल्कुल है। ये आपकी पेपर के हिसाब से बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। दूसरे आपके रचनाकार है मथुरा दत्त मटवाल, क्या इनकी रचना चिचैल हगो है, तो बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा आपका है राजेंद्र बोरा, क्या इनकी रचना बाजी कुड़िक पहरू है, तो ये भी सही है। आपने अशुद्ध युग्म बताना है तो याद रखिएगा जो हीरा सिंह है इनकी रचना कलयुगी औलाद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20वें का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध है। अगर मैं बात कहूं ये किसकी रचना है, तो कलयुगी जो औलाद है वो रचना किसकी है, देवकी मेहरा जी की क्या है, आपकी रचना है। यहीं पर एक जो आपका पॉइंट आता है राजेंद्र बोरा से, ये थोड़ा क्या है, विवादों में रहता है। हमारी अगर आप अल्मोड़ा जनपद का इतिहास पढ़ोगे तो उस किताब में क्या दिया गया है, जो कुमाऊं की पहली फिल्म है उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा मेघा आ है। और जो ये फिल्म है ये किसने लिखी है बताते हैं, राजेंद्र बोरा ने लिखी है इसकी कहानी, ऐसा बताया जाता है अल्मोड़ा के इतिहास किताब में। लेकिन याद रखिएगा जो आपकी मेघा आ फिल्म बनाई है वो आपके जीवन सिंह बिष्ट जी ने बनाई है। ये फिल्म इन्होंने क्या बनाई थी, कर्ज लेकर बनाई थी। तो वो इसका पूरी तरह क्या करते हैं, खंडन करते हैं। लेकिन हमारे अल्मोड़ा के इतिहास में ये पॉइंट दिया गया है कि राजेंद्र बोरा ने ही मेघा कहानी क्या करी थी, लिखी थी। लेकिन अगर मैं 20वें क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें कौन सा शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो यहाँ पर हमने हिंदी के क्या देखे, पूरे 20 क्वेश्चन देखे। अगर मैं इन 20 क्वेश्चनों का लेवल पूछूं तो इसमें आप आराम से 15 प्लस क्वेश्चन क्या कर सकते थे, आराम से बना सकते थे। लेकिन आप कभी भी अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो इन क्वेश्चनों को आप ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाइए, तो आपके ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, सही होंगे। धन्यवाद।